नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रोजगार, पेंशन और किसानों की आमदनी को लेकर इन दिनों प्रदेश का सियासी पारा हाई है। हर पार्टी जनता के बीच में पहुंचकर इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है। सोनीपत में गौरवशाली भारत रैली के मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे तो आंकड़ों के जरिए विपक्ष को जवाब भी दिया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन सरकार को एक बार फिर से घेरा। भूपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी से लेकर के अपराध हर मामले में हरियाणा को अव्वल बताया, तो इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कर्ज के मुद्दे को उठाया है। जो 10 साल पहले हम जानते हैं कि किसकी भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद ये सरकारें चलती थी, हमने उन सबको समाप्त किया है। आज निर्भय होकर के, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुलना करें तो कांग्रेस की सरकार से कई मायनों में आगे पहुंचे हैं। स्थान स्थान के ऊपर कभी कभी मीडिया के सामने वो शेखी बघारते हैं। घोषणाओं की मार जिन्होंने की, उन घोषणाओं पर भी उन्होंने काम नहीं किया। लगातार हमने आने के बाद काम किया है। अगर मैं कुछ 4-5 बातें आंकड़ों सहित आपको बताता हूं कि जिसमें से उनकी पोल पट्टी खुलती है। हम अभी तक बोले नहीं, अब चूंकि वो बहुत ज्यादा जब बोलने लगे हैं तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मित्रों हर क्षेत्र की आपकी यानी इस हरियाणा सरकार की जो उपलब्धि है वो आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकें। अगर मैं किसानों के मुआवजे की बात करूं, किसानों का मुआवजा खराबा 6,000 रुपया एकड़ था उस समय। जाते जाते उन्होंने 10,000 किया जरूर था 2013 में, लेकिन एक पैसा भी दिया नहीं था। वो मुआवजा भी हमने आकर के उनका पे किया और उन्होंने जितना 1200 साढ़े 12 करोड़ 10 सालों में मुआवजा दिया, हमने 1200 की जगह इन 8 साढ़े 8 सालों में 11,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं मित्रों, लगभग 10 गुना। काम तो होता रहा, बता तो दिया। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, 4 पैमानों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बेरोजगारी में, महंगाई में और इसमें अपराध में हम किस तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ पहुँच गया, नंबर 1 हो गया। ये विकास है इनका, ये कर रहे हैं जो बीजेपी जेजेपी सरकार, ये जो कर रहे हैं। हमारे समय में जो विकास हुआ, शिक्षा का जो विकास हुआ, बिजली की 1 यूनिट भी नहीं पैदा की। हमारे 4 थर्मल पावर प्लांट लगे, एक ही यमुनानगर में लगा, एक हिसार केदर में लगा, 2 झज्जर में लगे, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगा। ये हरियाणा के पार्ट नहीं है, ये रोहतक जिला है क्या सारा। तो ये कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनको तो जो इन्हें ब्रीफ कर दिया होगा वो बोल दिए। उनको नहीं मालूम इस बात का कि हरियाणा में कितना विकास हमारे समय में। मौजूदा सरकार से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश की दौलत को लूटने में लगे हुए हैं। आपने हमने वो वक्त भी देखे हैं जब भारतवर्ष की सरकार दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करते थे। आज हमारी हालत ये है कि भारतवर्ष की सरकार के ऊपर 350 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के पैदा हो। जो 10 साल पहले जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो सभी पार्टियां आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी बातों को जनता के बीच में रख रही हैं, लेकिन इसमें चाहे पेंशन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन सारे विषयों पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस समय पार्टियों के द्वारा चर्चा की जा रही है। मौजूदा पार्टी जहां पर बेरोजगारी यानी कि उन्होंने कितनी कम की है, रोजगार कितने दिए हैं, इस बात को लगातार बता रही है। फिर साथ ही साथ ये भी कह रही है कि किस तरीके से उसने प्रदेश का विकास किया है, देश का विकास केंद्र के स्तर पर किस तरह से हुआ है। जबकि विपक्षी पार्टियां लगातार इन विषयों को लेकर के सवाल उठा रही हैं।
और ये भी कह रही हैं कि प्रदेश विकास के जिन पैमानों पर पहले अव्वल हुआ करता था उसमें वो पिछड़ गया है। तो भूपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना, ओपी चौटाला को भी आपने सुना, इसी तरह की बातें कमोबेश कही गई। कर्ज का मुद्दा भी उठाया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब प्रदेश के अंदर परिवर्तन हो सकता है क्योंकि जनता परेशान है मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से। तो पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार और प्रसार भी कर रही हैं, अपनी बातों को भी रख रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा बेरोजगारी की है, अपराध की है, पेंशन की है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर कम से कम हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय हो रही है। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि पार्टियां अपनी अपनी चुनावी यात्राओं के जरिए या फिर आप देखें कि अपनी उपलब्धियों को बताने के माध्यम से जो तमाम आयोजन कर रही हैं उसमें अपनी बातों को रख रही हैं। पार्टियां पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से चुनावी मोड में जा चुकी हैं, क्योंकि अब समय 2024 के चुनावों में अधिक नहीं है, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। और इसीलिए अभी से आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रही हैं। और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इस समय जिक्र हो रहा है। इन मुद्दों का सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इनकी चर्चा हो रही है और उन्हीं बातों को लेकर के एक बार फिर से सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के कुछ सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि रोजगार पर जो बयानबाजी हो रही है उसके मायने क्या हैं। दूसरा सवाल यह है कि पेंशन को लेकर के ये जो सियासी टेंशन बढ़ी है उसके मायने क्या हैं। आरोप प्रत्यारोप से किसका नफा और किसका नुकसान होना है ये भी समझेंगे। और सवाल ये भी है कि रोजगार और पेंशन क्या बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार बनेगा। तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इनको देखा जाए, क्योंकि पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी बातों को कह रही हैं, लेकिन इनके मायने क्या हैं आज ये समझते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन सिंह जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजत तंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत तंजेटा जी आपका भी स्वागत। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। रमन सिंह जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार जो कार्यक्रम अभी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं उसमें कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप लोग उठाते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश होती है। जैसे बेरोजगारी की बात आप लोग जब उठाते हैं तो उस बात को भी मुख्यमंत्री मंच से कह रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दिए। एक इलाके तक विकास सीमित रखा आप लोगों ने, रोहतक के आसपास। इस बात को गृहमंत्री जो परसों रैली कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इन बातों को कहा। कैसे इन सारे विषयों को आप लोग देखते हैं और क्या ये बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर आपको नजर आ रहे हैं कि कम से कम 2024 के अंदर इनकी चर्चा सबसे ज्यादा होनी है, और क्या बताएंगे जनता को आप? रमन जी देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है। अमित शाह जी हरियाणा की धरती पे आए, निकला क्या? सिरसा को बंधक बना लिया गया, गांव के सरपंचों को बंधक बनाया गया, और दूसरा उन्होंने काम किया माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भली बुरी बातें कहने के लिए। जो भी उन्होंने अपने अंदाज में कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि देखिए, अमित शाह जी मेरे हरियाणा की धरती पे आए, उनका स्वागत है, क्योंकि हरियाणा बड़े दिल की धरती है। दूसरी बात, अगर अमित शाह जी मेरे हरियाणा के किसानों को लेकर कोई चर्चा करते, जिस हिसाब से किसानों को पीटा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, निहत्ते किसानों को मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाला जा रहा है, अगर उस पे वो कुछ बोलते तो मैं समझता मेरे हरियाणा के हकों की बात हुई है। रोजगार पे वो कुछ बोलते, इस हरियाणा को लगभग 5 साल से इस गठबंधन ने, स्वार्थ के गठबंधन ने जो ठगा है, 30 से 35 बार इस युवाओं का, इस प्रांत के बच्चों का पेपर लीक हुआ है, जग जाहिर है, उसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आंकड़े सबके सामने हैं। उस पे अगर वो कोई बात करते तो हम उनका स्वागत करते। मेडल के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी चर्चा की कि अगर कोई 3 मेडल लेके आता है तो 1 मेडल हरियाणा की धरती से होता है। तो वो थोड़े दिन पहले बृजभूषण के साथ क्यों खड़े थे? अगर हरियाणा की बेटियों ने कोई बात उठाई थी, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह जी के अधीन है, जिसपे पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज था, अमित शाह जी तो उसके साथ खड़े थे, तो आज उनको हरियाणा की याद कैसे आ गई? तीसरी बात में उसमें गंभीर मुद्दा है, अमित शाह जी ने हरियाणा के हितों के लिए एक बात भी नहीं कही, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट किया गया।
हम समझते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जी से बीजेपी घबराई हुई है, ये जग जाहिर है। इसलिए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट किया है। दूसरी बात मैं आपको इसमें एक अहम जोड़ना चाहूंगा। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कद इतना बड़ा है कि वो इन छोटी छोटी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 36 बिरादरी के नेता हैं। उन्होंने हरियाणा में 36 बिरादरी के लिए काम किया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम किया, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। और दूसरी बात, आज मुद्दा गंभीर है, गडकरी जी आए हैं। गडकरी जी 9 साल से कहां थे? हरियाणा की धरती को तो भूले हुए थे, क्योंकि आज धरातल की सच्चाई ये है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था वो लूट का लाइसेंस था। यमुना जमुना पार भेजने वालों ने दोनों हाथों से हरियाणा को लूटा है। आज ये सिर्फ अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, बचा कुछ नहीं है। धरातल पे दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, गडकरी जी ने 9 साल में हरियाणा को एक भी सड़क नहीं दी, ये जग जाहिर है। और दूसरी बात, हमने क्या किया है मैं वो भी बताना चाहता हूं। हमने केएमपी बनाया, हमने कुंडली मानेसर हाईवे, कुंडली मानेसर का रोड बनाया, हमने पानीपत से वाया रोहतक झज्जर होते हुए रेवाड़ी तक सड़कें बनाई, हमने पंचकुला से यमुनानगर तक के रोड बनाए। वो तो छोड़िए, हमने तो गांव की गलियां तक नहीं छोड़ी। सरपंच ये कहने लग गए थे कि जी अब तो हमारे यहाँ गलियां भी नहीं बची है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रही है, बाकी कुछ नहीं बचा है। अगर बचा होता तो गडकरी जी 9 साल पहले आके हरियाणा को कुछ देते। आज चुनाव सर पे है, 9 साल बाद उनको हरियाणा की याद आई। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अब आप जो मर्जी कर लो, जनता ने मन बना लिया है आपका सुपड़ा साफ करने का। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपका खाता तक नहीं खुलेगा, जो हालात हैं। ठीक है रजत पंजेटा जी, परिवर्तन यात्रा आप लोगों की लगातार चल रही है, क्योंकि पार्टियां तो अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हैं, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय तो सभी पार्टियां अपनी अपनी बातों को रख रही हैं, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल को आप किस तरह से देखते हैं? पंजेटा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंजेटा जी, मुझे लग रहा है आप शायद म्यूट हैं, एक बार म्यूट करें। जी आयुष जी, आ रही है? जी 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 जी। हाँ जी आयुष जी, सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, लेकिन हम जो जनता बात रख रही है, हम उसको, उस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनता जो अपने दुख बयान कर रही है, जो जनता किस तरह, जो जनता की हालत है, तो हम अपनी बात रखने की बजाय, अपनी मन की बात करने की बजाय जनता के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपने आज जो डिबेट रखी है, उसमें जो मुद्दा है आपका, चाहे वो पेंशन का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, तो देखिए शुरुआत मैं करता हूं यहां से कि भाजपा ने 500 करोड़ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रखा था। उसमें 25 लाख जॉब क्रिएट करनी थी, वो इनका मैनिफेस्टो में है। वो बताए कहाँ है। उसके बाद भाजपा मुझे ये बताया कि इन्होंने यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने 25 लाख युवाओं को 500 करोड़ की फाइनेंशियल एड देनी थी। वो फाइनेंशियल एड, वो 500 करोड़ कहाँ है? इनके मैनिफेस्टो में था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी तो छोड़िए, लागत इतनी बढ़ा दी कि आज किसान के उपकरण के ऊपर, किसान के खाद के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, हर चीज पे जीएसटी लगा दी। तो किसान की तो कमर तोड़ ही दी इन्होंने। आय दुगनी तो क्या करनी थी, लागत बढ़ा दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये बताया कि आज तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है, पानी, सड़कें टूटी पड़ी हैं। चलो गडकरी जी आए, आज सारे देश में जो जाल वो है सड़कों का, वो जो बाहर से कोई ट्रैफिक आए उसकी जो कम्यूटर्स हैं उसके लिए है कि वो आसान हो जाए सफर। वो हरियाणा में से किसी ने निकलना है, पंजाब में से निकलना है, यूपी में से निकलना है। लेकिन जहां हरियाणा की जनता चल रही है, वो चल रही है हरियाणा की ग्रामीण अंचल की सड़कों पे और स्टेट हाईवे। उसकी तरफ, उसके ऊपर ना तो इनका कोई बजट है, ना इनके पास पैसे हैं। आज तक मुझे ये बताइए, कोई मुख्यमंत्री जी ने सेंटर से कोई आर्थिक पैकेज मांगा हो? मांगा ही नहीं, और ना सेंटर ने कभी दिया। कोरोना काल तक में, जब आपदा काल तक था, वहां पे भी तब सेंटर ने कोई फाइनेंशियल एड ना हरियाणा को दी, ना हरियाणा ने मांगी। इवन जीएसटी तक का जो कंपोनेंट था, जो स्टेट का बनता था, उसके लिए भी सरकार ने, सेंटर ने कहा आप हमसे 0% पे लोन ले लो, जो सरकार का हक बनता था। वहां पैसे नहीं दिए।
उल्टा क्या करा कि आप अपनी जो लिमिट है वो बढ़ावा लीजिए, आरबीआई वाली 10%। अब तो कोरोना काल चला गया, उसको वापस लेके आओ, जो 22-23-25%। वो तो तब था ना कोरोना काल के लिए। आज बार बार ये कहते हैं, कर्ज के लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे कर्ज के संदर्भ में। जी जी। हरियाणा पे जो आज तकरीबन 4 लाख करोड़ का कर्ज है, उसको वो जो लिमिट थी, वो जो बड़ी थी, जो आप बार बार बोलते हैं मुझसे 1-2% कम है, वो वापस करिए लिमिट। वो लिमिट सिर्फ कोरोना काल के लिए थी, बढ़ाई गई थी, क्योंकि सरकार ना सेंटर के पास पैसा देने का था, घोषणाएं बड़ी बड़ी थी, सबको आत्मनिर्भर सब पे छोड़ दिया था, लाशों के ढेर लगे हुए थे शमशान घाटों के पास। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि C2+50 का फॉर्मूला कब लागू करेंगे। उसके बाद स्कूल जो बंद किए 5000, उनके ऊपर करिए कि स्कूलों में शिक्षकों की जो लगभग 45,000 पोस्ट खाली पड़ी है, उसकी भर्ती कब करेंगे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कमी है, डॉक्टर्स सभी स्टाफ के साथ साथ गायनाकोलॉजिस्ट है, सर्जन है, सभी की दवाइयों की कमी है, वो कब ठीक करेंगे। पेंशन जो कटी है, उनको पुरानी पेंशन कब बहाल करेंगे। उसके बाद 5100 बोल के आए थे, वो आप पता नहीं कब पूरी करेंगे। उसके बाद बीपीएल कार्ड कटे, उनको क्यों कटे, सरपंचों पे लट क्यों बरसाए, आंगनवाड़ियों पे बरसाए। उसके बाद इन्होंने ये नहीं छोड़े, ओपीएस वाले, इनके ऊपर इन्होंने पिटाई करी। किसानों की तो बेचारों की हर बारी पिटाई करते हैं, तब जाके उनकी मांग मानते हैं ये। उसके बाद आप ये बात करिए, जो इन्होंने बजट घटाया है, खासकर एफसीआई का, फर्टिलाइजर का, ये जो आशा योजना है, उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, पीएम आशा योजना में घपला क्यों हुआ, इसे सरकार से पूछना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये धान गेहूं सरसों तो मैं हर बारी घोटाला बोलता हूँ, चने की तुलाई अधिक हुई है। फिर राइस मिल्स में जो घोटाला हुआ था वो पता है आपको, शराब रजिस्ट्री सबको पता है, आयुष्मान भारत योजना में इनका घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका हुआ, बड़ा फुटबॉल स्टेडियम में 40 करोड़ का हुआ, हरियाणा राज्य फार्मेसी में घोटाला हुआ, बिजली वितरण निगम में 50 करोड़ का घोटाला हुआ, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर रिटायर्ड आर्मी वाले और जो अन्य अफसर है, उनका 6.3 करोड़ का घोटाला हुआ। नगर निगम में हम तो कितनी बारी बहस कर चुके हैं, कभी 200 करोड़ का घोटाला है, कभी कुछ है। अब है कि हर वर्ग को देखना पड़ेगा आयुष जी आपको इसमें। जब चुनाव होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो आप ये देखते हैं कि कौन सा वर्ग पीड़ित है, कौन से वर्ग का शोषण हुआ, कौन सा वर्ग दुखी है। अगर हम टोटलिटी में बात करें तो महंगाई इसमें सभी कवर होते हैं। किसानों के ऊपर अलग मार पड़ रही है, वो मैं बखान कर चुका हूँ, और हर बारी करते हैं कि किसान की लागत बढ़ रही है, किसान के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। वो अगर मुझे लगता है कि अगर पेट्रोल पंप वाला पैसे छोड़ दे, या आप अपनी तनख्वाह छोड़ दे, या यहाँ पे और पैनलिस्ट बैठे हैं वो अपना कोई छोड़ दे, कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई ऑफिसर, कोई अपनी तनख्वाह छोड़ने को तैयार हो, तो आप किसानों के पैसे काट लो। कोई बिजनेसमैन के पास जाइए आप दुकान में, आप बोलिए मुझे ये नहीं, मुझे तो इतने पैसे देने हैं, या बिजली का बिल मुझे कम देना है। तो देखिए वो किसान पे मार पड़ रही है। अब बात आती है यूथ के ऊपर। यूथ क्यों परेशान है? यूथ परेशान है, अग्निवीर जैसी योजना जो सेंटर की स्कीम है, हरियाणा की कौशल रोजगार जैसी योजना है, जॉब्स नहीं है, हर पढ़ा लिखा बच्चे बेरोजगार है, और पीएचडी बच्चे चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, ऐसे भी बुरा हाल है, वो देखना पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बच्चे जो किसानों के वो जमीन बेच के मजबूर है बाहर जाने के लिए। नशा पड़ रहा है युवा का, एक बहुत बड़ा मुद्दा, नौकरी के साथ बेरोजगारी। पंजेटा जी, कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें आपने गिनवा दी और मुझे लगता है आप इन्हीं बातों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच में। खत्म कर रहा हूं मैं 10 सेकंड में। जो गृहिणियां हैं उनके लिए उनकी किचन पे फर्क पड़ रहा है महंगाई से, गैस का सिलेंडर महंगा हुआ फर्क पड़ा, और तेल और जो डीजल है उससे तो हम सभी को फर्क पड़ रहा है। तो कर्मचारियों में ओपीएस का मुद्दा भी रहेगा, पेंशन का मुद्दा रहेगा, जो बुढ़ापा पेंशन है उसका मुद्दा रहेगा। अगर गृहिणियां होगी, बच्चे हो गए, युवा हो गए, तो इन टोटलिटी में अगर आप देखें आयुष जी, तो सभी वर्ग परेशान। ठीक है, आप कह रहे हैं सभी वर्गों की बात को आप उठा रहे हो, इन्हीं बातों को लेकर के आप जा रहे हैं। ठीक है, भाग सिंह दमदमा जी भी हमारे साथ जुड़ गए जननायक जनता पार्टी की तरफ से। दमदमा जी, स्वागत आपका चर्चा में। भाग सिंह दमदमा जी, दो बड़े विषय हैं, एक तो पेंशन वाला मसला है, पेंशन चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या फिर ओपीएस की बात हो, और दूसरा एक अहम बात यह है कि रोजगार यानी कि जो बेरोजगारी है उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, और यही बड़ा मुद्दा 2024 के अंदर बनने वाला है। कैसे इसको देखते हैं, क्या जवाब देंगे, क्योंकि सत्ता के साझेदार भागीदार आप भी हैं। दमदमा जी देखिए, सर्वप्रथम जो आज का मुद्दा है, मैं सबसे पहले पेंशन पे यदि बात करना चाहूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं और हमारी मैनिफेस्टो के अंदर 5100 रुपए पेंशन थी, और हर पार्टी के जब मैनिफेस्टो आता है तो एक गवर्नमेंट बनने का, और ये सबको पता है, सिर्फ मुद्दा उठाने की बात करते वो अलग बात है कि जब फुल फ्लैश मैंडेट है तो हर फैसले को अपने एक तरीके से लागू किया जाता है, और पिछले भी करते हैं। आज यदि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन, विडो पेंशन और विकलांग पेंशन या आश्रित की पेंशन है,
अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा दे रहा तो हमारा प्रदेश। ये मानते हैं कि 5100 रुपए तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो उस दिशा में कदम किए जा रहे हैं, उस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, अब 2750 पे पहुंचे हैं, 3000 और बढ़ाने का हमारी पार्टी का ये पूरी तरह से टारगेट है। क्योंकि हुड्डा साहब ने जब 2005 के अंदर सरकार बनी थी और 14 तक उन्होंने 700 रुपए महज बढ़ोतरी की, और ये तो इसी टर्म में 750 रुपए बढ़ चुके हैं। तो और बढ़ने की अभी उम्मीद है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है कि इसको बढ़ाना ही बंद कर देंगे टोटली। और इसका रहेगा कि आज भी हम पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने के साथ साथ इस दिशा में कदम उठाने के और प्रयास है। क्योंकि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का भी और जननायक जनता पार्टी की भी, सारी मैनिफेस्टो पर कहीं कहीं मानी जाती है, कहीं किसी को असेट्स, हर चीज देखनी पड़ती है। कॉमन गवर्नमेंट होती है और जब अलायंस में गवर्नमेंट चलानी होती है तो सारी चीजों को देखकर ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस बात में जरूर है कि हम सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य है पूरे हिंदुस्तान। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर अब कोई ताजा आंकड़ा नहीं आया, जैसे पीछे आंकड़े आए थे हरियाणा, लेकिन उसके लिए क्या पहल की थी, उसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर रोजगार की बात करें तो कांग्रेस ने 9 साल, अपने 9 साढ़े 9 साल के जो इनका शासनकाल था, 4 से 14 तक, 5 से 14 तक, इसके अंदर लगभग 88,000 के करीब रोजगार, और ये इससे ज्यादा क्रॉस पिछली गवर्नमेंट कर चुकी है। और अब इस गवर्नमेंट में भी लगभग अभी तक 35 से 40,000 तक रोजगार लगभग इसके आसपास दिए जा चुके हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की सोच थी कि 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। और आप मानिए कि ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कोर्ट के विषय में, मेरा ख्याल कोई पार्टी इस प्रकार का नहीं कह सकती, क्योंकि सभी सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कोर्ट से इस चीज का क्लियर भी होगा और जो स्थानीय इंडस्ट्री है हरियाणा की, इसमें जब स्थानीय युवाओं को रोजगार का उनका हिस्सा 75% के हिसाब से मिलेगा, तो ये आंकड़े अगले जो रेशो आएगी उसके अंदर बहुत बदले हुए नजर आएंगे। हरियाणा रोजगार ठीक है, लेकिन दमदमा जी, जो कौशल रोजगार निगम आप लोगों ने बनाया, इसको लेकर के तो लगातार सवाल उठे। एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोग जो है सरकारी नौकरी या जो पक्की नौकरी है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक ये नया आप लोगों ने लिया है कि कौशल रोजगार निगम के जरिए आप भर्ती कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये तो और आप लोग शोषण करने का काम कर रहे हैं। इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे? देखिए आयुष जी, ये सवाल तो पूरी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। पार्टी पहले क्या बात आती थी कि जो ठेकेदार हैं, जो इन नौकरियों में जिनके मार्फत सैलरी जाती है, वो शोषण करता है प्रत्येक वर्कर का, चाहे वो पब्लिक हेल्थ में हो, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, चाहे फॉरेस्ट में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो एक्साइज, यानी कि मेरा कहने का भाव है मैं कितने डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंटों में ठेकेदारी सिस्टम, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात की कि तनख्वाहें 3-3 महीने सैलरी नहीं देते हैं, उनको परेशान किया जाता है, सैलरी कम देते हैं, ये चीजें काफी सामने आई सरकार की। तो जब सरकार ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया तो इसमें कौशल रोजगार निगम इसका गठन किया, और इसके तहत किसी भी कार्यकर, किसी भी वर्कर का किसी तरह से शोषण नहीं होगा, सैलरी उनकी समय से डलेगी, और ओपन पोर्टल के ऊपर एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सरकार में काम किया है, सरकारी दफ्तरों में काम किया है, जिनको एक्सपीरियंस है, उसके मार्फत वो आ रहे हैं। और इसके तहत भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कौशल रोजगार के अंदर काफी युवाओं को रोजगार मिले हैं, और आगे भी रोजगार मिलने के उनके हित सुरक्षित है इसके अंदर, उनकी सैलरी में किसी तरह दिक्कत नहीं। कोई कहता था किसी रिकॉर्ड पे ही नहीं है ठेकेदार के, आज रिकॉर्ड देते हुए दिक्कत आती थी, क्योंकि दिक्कतें तो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हुए भी कई जो युवाओं की दिक्कतें सामने आई थी। लेकिन जब HKRN के माध्यम से वो सेवा दे रहे हैं अपनी, वो काम कर रहे हैं, ना तो उनकी कहीं सैलरी पे असर पड़ेगा और ना उनको किसी तरह की दिक्कत आएगी भविष्य के अंदर भी। तो ये सरकार की एक ट्रांसपेरेंसी वाली पहल है, जिसके अंदर किसी भी काम करने वाले कामगार को किसी तरह से कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलिए सुखबीर तंवर जी, आम आदमी पार्टी को लेकर के पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, आम आदमी पार्टी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन हरियाणा में आप लोगों के पास बेस नहीं है, आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए आप कोशिश करते रहिए लेकिन उस पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। कैसे देखते हैं हरियाणा के अंदर आप आम आदमी पार्टी को? आयुष, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जिस प्रकार से मैं अपने पहले वक्तव्य में जो भारत सरकार के स्तर पे कमियां रही हैं उनकी बात करूंगा। अगर हम 15-15 लाख को भूल जाएं, अगर हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष को भूल जाएं, और पहले कलम से जो नरेंद्र मोदी जी का वायदा था C2 प्लस 50% की जो MSP तय करने का, उसको भी भूल जाएं, और 2022 में जो 2016 में वायदा किया था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, उसको भी भूल जाएं, और आज कमर तोड़ महंगाई को भी भूल जाएं। इसके अलावा जो MSP गारंटी कानून, जब किसान आंदोलन जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे, उस वक्त कहा गया था
कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे, उसको भी भूल जाएं। और नोटबंदी में जिस प्रकार से विफल रही और सारे देश को लाइनों में लगाया और 99.40% नोट जब आरबीआई में वापस जमा हो गए उसको भी छोड़ दें। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में जो अपूरणीय क्षति इस विगत के 9 वर्ष में हुई है उसको भी भूल जाएं। और आर्थिक अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण केंद्र सरकार से मिला और केंद्र सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से लाखों करोड़ रुपए लूटकर विदेशों में चले गए उसको भी भूल जाएं। और रेल दुर्घटना तो खैर कोई मुद्दा नहीं है, इन सारे विषयों को भी भूल जाएं। फिर भी आज सवाल जरूर बनता है। और अब आपने जो बात करी आयुष जी कि आम आदमी पार्टी का निश्चित तौर पे मैं गठन की बात याद दिला दूं। आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कम्युनलिज्म फ्री, और निश्चित तौर पे हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली में काम करने का अवसर मिला और 1 साल से ज्यादा जो पंजाब में अवसर मिला, जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार और दूसरी जो जनता की सहूलियत हो सकती है उनमें जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, निश्चित तौर पे उसमें ना सिर्फ हरियाणा बल्कि समूचे राष्ट्र में उन सारी योजनाओं की चर्चा हो रही है। और सारे के सारे जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं चाहे प्रादेशिक पार्टियां हैं, सारी की सारी पार्टी आज आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैं उनकी आपको फेरिस्त बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हर चीज में ये कॉपी कर रहे हैं, यही आम आदमी पार्टी की सफलता है। और अभी जो जिस प्रकार से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। अभी विगत में चुनाव हुआ था जिला परिषद का, ये पंचायती राज के चुनाव में जिला परिषद में 22 सीट जीती थी बीजेपी ने अपने सिंबल पे और 15 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी ने अपने सिंबल पे। तो आप आकलन कर लें, आपके दर्शक आकलन कर लें, इस देश प्रदेश की जनता आकलन कर ले कि आम आदमी पार्टी कहां है। नहीं, और जिस देखिए प्रकार सवाल और पार्टियों की तरफ से ये है तंवर साहब, देखिए एक तो ये कहा जा रहा है कि देखिए आप लोग पंजाब में इसलिए जीते क्योंकि भगवंत मान का चेहरा एक आपके पास वहां पर था, दिल्ली में इसलिए जीता आप लोगों ने क्योंकि आपके पास अरविंद केजरीवाल थे वहां पर, और अब आप जब हरियाणा के अंदर आएंगे तो फिर हरियाणा में क्या बताएंगे जनता को, चेहरा क्या है आपके पास में, और इसलिए जिसके पास चेहरा नहीं है उसको जनता कैसे वोट कर देगी? आयुष, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हर प्रदेश में है और उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल का चेहरा समूचे राष्ट्र में है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए और ना किसी पार्टी को भूलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी से हैं? हरियाणा का लाल है और निश्चित तौर पे राजनीति बदलने का जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर SYL का क्या जवाब देंगे तंवर साहब? SYL पर क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी है, आम आदमी कोई भी आम आदमी चेहरा हो जाएगा। और जो SYL का जवाब क्या देंगे हरियाणा वासियों को? ये सवाल भी है, उसका चेहरा घोषित कर देंगे। SYL का क्या जवाब देंगे? SYL का मुद्दा निश्चित तौर पर विगत के 53-54 साल में जिस प्रकार से सारी पार्टियां विफल रही हैं, और मामला SYL का जिस प्रकार से कोर्ट को फैसला करना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने तो कोर्ट ने तो फैसला कर दिया भाई, पंजाब को अपने हिस्से की नहर खोदनी चाहिए। कोर्ट का ही फैसला है ना कि पंजाब अपने हिस्से की नहर खोदे। क्यों नहीं वहां पे नहर खोद रहे हैं भाई आप लोग? बनाइए तो कम से कम नहर तो शुरू करिए भाई। कह दिया कि हम हम निकालेंगे। मोदी जी को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बुलाते एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को? ठीक है, क्या दिक्कत? मोदी जी को इसका हल करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है प्रदेश की जनता ने आपके जवाब को सुन लिया। केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं। केसी मलकानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस बार मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर होगा नहीं, मुद्दे जरूर थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है हरियाणा की राजनीति में इस समय? मलकानिया जी को अनम्यूट कर लें आप। चलिए मलकानिया जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं तब तक रमन जी का रुख कर लेता हूं। रमन जी, ये जो बातें बार बार आप लोगों ने कही, क्योंकि ये मुद्दे हमेशा हम लोग देखते हैं चुनावों में उठते हैं, और खासतौर से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है चुनावों के अंदर। इस बार ग्राउंड पर ये परिस्थितियां आपको क्यों लग रही हैं कि कांग्रेस के फेवर में है? क्योंकि यहां पार्टियां तो सब दावे कर रही हैं। देखिए इनेलो की तरफ से तो परिवर्तन यात्रा में ही कहा जा रहा है परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी की बात को अभी आप सुन ही रहे थे। कांग्रेस ही क्यों है ऑप्शन के तौर पर? रमन जी, देखिए पार्टियां सभी अपनी जगह अपने वादे, अपनी बातें रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। आज के हालात में पिछला जो समय 9 साल का बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का रहा, उससे लोग या हर वर्ग
आज परेशान है, जग जाहिर है। किसान सड़कों पे हैं, कर्मचारी सड़कों पे हैं, व्यापारी का बुरा हाल है, और देश में पूरे प्रांत में नशा चारों तरफ फैल रहा है। जो भी पंजाब के साथ लगते हुए हमारे हिस्से हैं, अंबाला है, सिरसा डबवाड़ी वाला जोन है, ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक प्रोग्राम में कहा कि यहाँ पे अगर कोई शिकायत होती है तो पुलिस को भी आने में देरी होती है। नशा भी एक मुद्दा है सिरसा वाली जोन पे, जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा। देखो, हमें अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा काम करे और आप उसकी बुराई करें, नहीं। इसी 9 साल के राज को देखते हुए आज हरियाणा के लोग कांग्रेस को याद करते हैं। पिछला जो 10 साल का समय था कांग्रेस का, उस समय को लोग आज याद करते हैं कि रोजगार के अवसर बहुत थे, ऐसे पेपर नहीं बिकते थे सड़कों पे जो पेपर लीक हुए हैं, जो मामले हुए हैं। किसान भी खुश था। गन्ने का प्रांत पूरे हिंदुस्तान में एक हरियाणा ऐसा प्रांत था जहाँ सबसे ज्यादा रेट थे। किसान अपनी फसल काट के सीधा मंडी में जाता था, बेच के अपने घर आता था, खुशहाल था। आज किसान कोई भी फसल बेचता है, उसको फिर काट के मंडियों की तरफ लेके जाता है तो पहले उसको सड़क पे धरना देना पड़ता है। फसल को खरीदने के लिए सरकार बिल्कुल भी वचनबद्ध नहीं है, इस जग जाहिर है। उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर देख लो, आज हर जिले में बुरा नहीं, हाल रमन जी, है। मैंने ये कहीं सवाल गोल- इसीलिए आपसे पूछा। देखिए, विपक्ष में बैठे हैं तो जाहिर तौर पर ये सवाल आप लोगों के हैं जो आप यहां पर उठा रहे हैं, और यही आप बात बताएंगे जनता को भी जाकर के। लेकिन जी, कांग्रेस जी। ही क्यों जनता के जहन में है कि नहीं, अगर हम कांग्रेस के बारे में सोचें या फिर जनता अगर ये सोचे कि नहीं हम मौजूदा सरकार से परेशान हैं तो हमारे पास ऑप्शन कांग्रेस ही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको वहीं लेके जाना चाह रहा था। कांग्रेस ने 36 बिरादरी के लिए काम किया, पूरे हरियाणा में हर जिले के लिए काम किया। हमने हर जगह, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने के जहां भी प्रयास, जहां जरूरतें थी वो बनाए, जहां लड़कियों के कॉलेजों की जरूरत थी वो बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, हमने सड़कें अच्छी बनाई, हमने गांव-गांव को, सरपंचों को खुली आजादी दी कि आप गांव में हर विकास के काम करें। हुड्डा साहब ने हर गांव के सरपंचों की बातें सुनी, आज सरपंचों को बंधक बनाने का ये काम करे, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस को लोग आज भी याद करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, रोजगार के अवसर बहुत थे, हरियाणा में रोजगार की कमी नहीं थी। आज जो हालात है, उन हालातों में बच्चे पेपर देने से पहले सोचते हैं कि कहीं कल को पेपर ही ना कैंसिल हो जाए। परिस्थितियां ये है, जब किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, जब हर वर्ग पीड़ित होगा तो पिछले समय को याद करेगा कि जिस समय मैंने कहा ना 9 साल इनको हो गए हैं, लोग इनसे परेशान हैं, तो पिछला समय आज याद आ रहा है इनको कि कांग्रेस के समय में हर वर्ग खुशहाल था, हर वर्ग के लिए सरकार तो सोचती उसका थी। पिछला, और देखिए, उससे भी पीछे सरकार जाकर एहसान के लोग भी इंडियन करती। नेशनल लोकदल का समय भी याद कर सकते हैं, जो बात इनेलो की तरफ से कही जा रही है कि भाई देखिए, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस देखिए, को भी देख लिया रिपीट करके, 10-10 साल आपको दे दिए, 10 साल इनके भी होने वाले हैं, तो भाई अब एक बार इनेलो देखेंगे फिर से। देखिए कांग्रेस का समय लोकदल के बाद ही आया था। लोकदल को आज कम से कम 20 से 25 साल हो गए, वो सत्ता से दूर है। और मैं एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी की यहाँ बुराई करने के लिए नहीं बैठा। हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो जेजेपी हो, लोकदल हो, आम आदमी पार्टी हो। ये तो जनता ने तय करना है कि कौन सी पार्टी ये उनके जनता ने हितों तय के लिए करना, खड़ी ये है। बात आपने बहुत अच्छी कही। केसी मलकानिया जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, हरियाणा की राजनीति में इस समय क्या दिख रहा है, क्या मुद्दे तैरते हुए आपको दिख रहे हैं, और इस बार 24 के चुनाव में क्या रहने वाला है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? आयुष जी, हरियाणा में किसानों का मुद्दा भी चलेगा, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, इसके साथ साथ जो ओल्ड पेंशन का मुद्दा है वो भी है। तो इसमें हरियाणा में मुद्दे तो कई है, परंतु विपक्ष जो है वो भी इकट्ठा नहीं है, विपक्ष भी बिखरा हुआ है। कांग्रेस में कई गुट है, कांग्रेस से हुड्डा गुट जो है वो हावी है, वो सीएम चेहरा सामने नजर आ रहा है। परंतु आप सुरजेवाला जी जो हैं वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के जो इंचार्ज है छोड़ने की पेशकश की है और राहुल जी के काफी नजदीक है। इसके साथ साथ किरण चौधरी है, शैलजा है, ये सभी अपने आप को मुख्यमंत्री की तरफ पेश कर रहे हैं। तो इससे जो है विपक्ष जो है
कांग्रेस के बीच में भी कई गुट हैं और विपक्ष भी आपस में मिला हुआ नहीं है, इकट्ठा नहीं है। इन लोग चाहती है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, परंतु कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, आप अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा और जेजेपी इसमें इकट्ठे सरकार में है, परंतु इन्होंने चुनाव अकेले अकेले लड़ा था। अब ये स्थिति साफ नहीं है कि क्या वे अगली बार आज जो चुनाव आ रहा है वो पहले की तरह अलग अलग या जिस तरह सरकार में है उसी प्रकार इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो सत्ता में है उसके अंगेज जो है लोग बरखलाफ होते हैं, कई मुद्दे जो है पूरे नहीं होते, कई वादे किए होते हैं जो बाद में आर्थिक संकट सामने आ जाता है और कई समस्या आ जाती है, इसके कारण पूरे नहीं होते, तो उसको कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है। परंतु विपक्ष के पास भी इसमें जो है एकता नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। ये ठीक है कांग्रेस और भाजपा में थोड़ा अंतर था जीत सीटों, लेकिन स्पष्टता है क्या मलकानिया जी इस बार आपको दिखेगा? क्योंकि हम लोगों ने जब 19 का चुनाव देखा तो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया हरियाणा की जनता ने, और नतीजा ये हुआ कि फिर हम लोगों ने गठबंधन की सरकार देखी। क्या इस बार परिस्थितियां आपको ग्राउंड पर ऐसी दिख रही हैं कि इस बार जो जनता है वो स्पष्ट बहुमत दे सकती है, या मन है वैसा, या किसी एक तरफ ऐसा एक तरफा जनता जाएगी इन मुद्दों के आधार पर? कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? क्या स्पष्टता होगी इस बार मलकानिया जी? जनता की कोशिश तो यही होती है कि वे स्पष्ट बहुमत दें और सरकार जो है वो निर्धारित होकर चले, जनता की सेवा कर सके, बीच में ना टूटे। परंतु जो पार्टियां हैं, जैसे अब जनता जेजेपी पार्टी है वो सामने थी, इन लो है, ये इन लो जो है आपकी फूट का जो है उसका फायदा उठाया है, परंतु जेजेपी इन लो से ही टूट कर आई है। अब ये देखना है कि इन लो जो है वो कितना जो जेजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है या भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर है, परंतु जेजेपी जो है भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या अकेले अकेले चुनाव लड़ती है। अगर दोनों पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका नाम जो है वो कांग्रेस को मिलेगा और जेजेपी और भाजपा को इसका नुकसान आएगा। ठीक है पंजेटा जी, ये जो 25 साल का हम लोग देख रहे हैं कि लगभग जो सूखा है, ये इस बार आपको क्यों लग रहा है कि खत्म हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जनता ने ये मन बना लिया है कि अगर हम परिवर्तन कर भी रहे हैं तो भी कांग्रेस है उनके सामने ऑप्शन के तौर पर, पूरी तरह से वो लोग आश्वस्त हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल कैसे आपको लग रहा है कि जनता इस बार आप लोगों को चुनने वाली है, आपके लिए मन बनाया है जनता ने? आयुष, ये एक शब्द है विश्वास। विश्वास बहुत है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति जनता में। जो परिवर्तन यात्रा हमारी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जमीनी स्तर के ऊपर डायरेक्ट जो वोटर के साथ जो हमारा संवाद हो रहा है, उसके अंदर एक 87 वाली लहर जिसे कहते हैं ना, 87 रिपीट करेगी इंडियन नेशनल लोकदल। तो हमारा तो इवेंट मैनेजमेंट की बजाय हमारा जो तो जनता के साथ डायरेक्ट है। तो और इंडियन नेशनल लोकदल तो सरकार, ऐसी कोई सरकार मुझे लगता है हरियाणा में कोई रही नहीं जो सबसे जिसे कहते हैं कर्ज मुक्त जिसे हरियाणा को कर दिया हो। इससे बेहतर हरियाणा की जनता को क्या चाहिए कि जनता को कर्जदार नहीं बनाया इंडियन नेशनल लोकदल की जब सत्ता रही। और पक्की सड़कें सबसे ज्यादा, सरपंचों को सबसे ज्यादा अच्छी ग्रांट, सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेडियम, अगर 1 लाख स्टेडियम, गुड़गांव का स्टेडियम देखो, पंचकुला में तो हमारी नेशनल गेम्स हुई हैं, आपको भी पता है, कराई थी। तो जितने बढ़िया पूरे हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा कम हुआ और बजट मैनेजमेंट जो रही है इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में, और हर जन मतलब आप ये लगाइए कि हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश की है। जहां तक ओपीएस की बात आई, सेंटर में लागू हो गई थी, लेकिन हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नहीं वो करी, न्यू पेंशन स्कीम नहीं लागू करी एनपीएस, तो पुरानी रखी ना। अगर चाहते तो लागू कर भी सकते थे, और स्टेट्स ने कर दी, काफी स्टेट्स ने करी बल्कि। लेकिन हरियाणा के अंदर उन्होंने कहा 4 लाख पक्के कर्मचारी थे। पक्के कर्मचारी के साथ साथ मैं आयुष जी आपको बताना चाहूंगा 15 साल वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने पक्का करने का काम किया। उसके बाद 1995 से 1998 तक जितने कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगी, जितने कर्मचारियों को चार्जशीट किया, जितने कर्मचारियों को टर्मिनेट किया, सबको पास्ट बेनिफिट, पे बेनिफिट्स के साथ, पुरानी तनख्वाह के बेनिफिट्स के साथ इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने रखने का काम किया। और आज ये कौशल रोजगार के बारे में बात करते हैं। मैं आयुष जी आपको बताना चाहूंगा
कौशल रोजगार सिर्फ 1 साल के लिए है। इनसे ये पूछिए कि पिछले 1.5 साल से लेक्चरार क्यों बैठे हैं धरने के ऊपर, कोविड वाले क्यों बैठे हैं, आज 300 दिन से ऊपर हो गए, वेटनरी वाले क्यों बैठे हैं, आज 9 महीने से ऊपर हो गए, रोडवेज वाले क्यों बैठे हैं, आज 3 साल से ऊपर हो गए, और उसके बाद EMT वाले क्यों बैठे हैं, इमरजेंसी मेडिकल वाले, ANM वाले क्यों बैठे हैं। तो आप मानिए कि ये रोजगार वाला जो है, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी लॉ के अंडर तो ये रजिस्टर्ड है। दूसरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात के लिए थोड़ा ठीक करना चाहूंगा कि इन्होंने बात करी पंचकुला यमुनानगर रोड इन्होंने बनवाई, वो चौधरी बंसीलाल जी की देन है, और जो KMP है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है, वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। ठीक है, आप बाकी उस सड़क को क्लेम कर सकते हो जो कलोई के लिए आप बनवाई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, ठीक है, यहाँ कोई बुराई की बात नहीं है किसी की। उसके बाद आयुष जी आपने बात करी, मैंने आपको कर्मचारियों वाला बता दिया, OPS लागू करने वाले बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल थे, सरकार आपके द्वार जैसे प्रोग्राम थे, कई ऐसी योजनाएं जो अनुसूचित जाति के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लिए चौधरी चौटाला साहब ने शुरू करी। उसके बाद कर्ज माफ सबसे पहले ताऊ देवीलाल जी ने किया था। तो इंडियन नेशनल लोकदल की और सबसे बड़ी बात है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक इमेज बन चुकी है कि जो कहेंगे वो करेंगे। अगर 7500 कहा है तो 7500 में कहीं से करनी हो, वो ये पहली कलम होगी, इनकी तरह आखिरी कलम नहीं होगी। चलिए मैं जवाब लेता हूं। दमदमा जी, सरकार के दमदमा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे वर्ग को आप लोग साथ लेकर के या उनके हित में काम कर रहे हैं, तो ये सब लोग क्यों विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं या अपनी अपनी मांगों को लेकर के ये विरोध धरना प्रदर्शन क्यों, क्या बताएंगे जनता को? देखिए, मेरे भाई ने जिन जिन का नाम लिया है, चाहे EMT वाले हो, चाहे मेडिकल वाले हो, ये अपनी अपनी मांगों के लिए आए, लेकिन जिन जिन का हल हुआ वो अपने अपने काम पे दोबारा वापस लौटे हैं, उनकी समस्याओं को हल हुआ है। और ये कोई नई बात नहीं है कि अभी इस तरह के कभी प्रदर्शन हुए हों, ये पहली गवर्नमेंट हो जिसमें इस तरह के प्रदर्शन हुए, आज से पहले कभी कोई प्रदर्शन ना हुए हों। तो इस प्रकार की तो जब सरकार में काम होता है तो हर किसी को अपनी बात रखने का, अपनी मांग का, स्थिति के अनुसार कहीं डिमांड्स बढ़ जाती है तो उनको पूरा करने के लिए यूनियंस हैं उनकी, वो सभी प्रयासरत होते हैं और कई बार धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ये पहले से चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि किसी को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हाँ, जो उनकी जायज बात है, सरकार को उन्होंने मांगा भी है, माना भी है, जिसको नहीं पूरा कर सकते उनको उन्होंने समझा भी है कि ये पॉसिबल है। और जिस प्रकार से भी बात है कि एक चुनाव दर्पण और आईना, अभी पिछले चाहे स्थानीय निकाय चुनाव को ले लीजिए आप, चाहे पंचायती, जब तक देखिए अगली विधानसभा नहीं आती, जब तक हम पिछले चुनाव को एक मानकर चलेंगे, ठीक है, अभी उस हिसाब से सिनेरियो बनना है। तो एक क्षेत्र का चुनाव छोड़ दें, अगर हम कहें कि पंचायती राज का एक क्षेत्र में चुनाव हुआ है, अब पूरे हरियाणा में देखिए जब पंचायती राज के चुनाव हुए हैं तो गठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता मिली, चाहे वो जिला परिषद चेयरमैन बनने में हो, चाहे ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने हों, चाहे सरपंच बने हों। तो इस प्रकार का जो सिनेरियो प्रदेश के अंदर था, सरकार को मैंडेट दिया सरकार, और नगर परिषद के अंदर भी सरकार की भागीदारी पूरी तरह से रही है, नगर परिषद जीतने का काम सरकार ने किया है। तो ये तो तय वोट के द्वारा आने वाले टाइम के अंदर किया जाएगा। मुझसे पहले आम आदमी पार्टी के मेरे साथी बड़ी जोर शोर से अपनी अपनी बखान किया और बताया भी, और बताना भी चाहिए जिस प्रकार से कि वो हरियाणा में किस प्रकार का एक सुशासन देंगे, किस प्रकार की उनकी सरकार होगी। तो सिर्फ उन्होंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री, ये दो शब्द हैं जो इनके काफी पर्यायवाची बन चुके। आज अगर दिल्ली के देखे जाए तो मैक्सिमम इनके मंत्री करप्शन के चार्ज में, गलत नीतियों के कारण, गलत कामों की वजह से जेल के अंदर है, और वो जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किस किस प्रकार से पंजाब के अंदर विधायक ये एक 4-4 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं, ये उस केस के अंदर चलते हैं। और जो कहते हैं कि क्राइम की बात करें तो क्राइम के अंदर, पंजाब के अंदर जो हालात क्राइम में सबसे ज्यादा हुए, इतने बड़े बड़े सिंगर जिनका सरेआम मर्डर हुआ सिक्योरिटी देने के बावजूद, टोल प्लाजाओं पे बस लूटी जाती है। और मुझे लगता है कि ये जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता इसका भी उनसे जो है जवाब जरूर मांगेगी। लेकिन अब मेरे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता है मेरे पास। साथ ही मैं एक बात कहूंगा, बड़े विनम्र भाव से कहता हूँ, मेरे ख्याल सभी प्रवक्ता भी सहमत हैं, हम आम आदमी पार्टी से कहते हैं कि यदि आप हरियाणा के लोग, बिल्कुल। चलिए दमदमा जी, समय मुझे इजाजत और नहीं दे रहा है, शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि पार्टियां अपनी अपनी बातें रख रही हैं और पार्टियों की इन बातों पर अब जनता कितना भरोसा करती है, इसके लिए आने वाले समय का ही इंतजार करना पड़ेगा और देखना यह है कि ये जो पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं उसका असर जनता के जहन पर क्या होता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।